आप सभी का स्वागत है। अगेन फंडामेंटल राइट की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 14 से लेके 32 तक आर्टिकल, 35 तक बेसिकली वो सब देखेंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर गलत नहीं होने वाला, अगर आप इस वीडियो का जो मटेरियल है सिर्फ उसी को देख लेंगे तो। जीएस में सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो जीएस ही होती है किसी भी एग्ज़ाम में। उसके दो रीज़न्स हैं। पहला तो ये है कि सब हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जो पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अरे कौन इतना पढ़ेगा यार, उतना उतना पढ़ लो जो काम का है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता क्या काम का है? तुम पेपर तो सेट नहीं कर रहे। और जिस हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है, हर एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है। इंटरनेट की क्रांति ने तो हर किसी के हाथ में वो रिसोर्स थमा दिया है। आप मैं खुद वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हर किसी के पास वो रिसोर्स है जो हो सकता है अवेलेबल। तो एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर टफ करना ही होगा। यूपीएसआई का एग्जाम्पल है हमारे सामने कि तक जीएस के क्वेश्चन पूरे ही अलग स्तर पे आए। अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था और हरियाणा राजस्थान और हरियाणा के एग्ज़ाम देख लीजिए। जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो जनरली जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे नहीं आए, उनसे थोड़ा अपर लेवल के आए हैं। तो इस वीडियो में या इस चैनल पर हम यही कोशिश करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में बैठे वो क्वेश्चन गलत ना हो जो आपको लगेगा अरे यार ये कहाँ से आ गए, सरप्राइज एलिमेंट आपके लिए जीएस में ना रहे। शुरू कर रहे हैं। देखिए, मूल अधिकार आए कहाँ से? आपको पता है भारत पहले गुलाम था तो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन किया करती थी। जब जब कांग्रेस ने कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है, उसके दबाव में आकर अंग्रेज़ों ने एक कानून पास किया। कोई भी कानून हो, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसको थ्रोली डिस्कस करेंगे। बट अभी आप इतना समझो कि जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता था तो उसके बदले में कानून पास किया जाता था चुप कराने के लिए। 1915 में 1915 से 1919 में कांग्रेस और होम रूल सोसाइटी ने बहुत सारे विरोध प्रदर्शन कांग्रेस सरकार के खिलाफ किए थे। सरकार ने क्या किया, 1919 में मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, ये दो, इनका रिफॉर्म पास किया। देखिए, इस रिफॉर्म में क्या था वो हम आज नहीं पढ़ेंगे, पर हमें इतना पढ़ना है कि जब ये रिफॉर्म बनाया गया था ना, तब सरकार ने कहा था हम सिर्फ रिफॉर्म नहीं करेंगे, हम 10 साल बाद इसका इवैल्यूएशन भी करेंगे, देखेंगे सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो 1919 में 10 जोड़ो कितने साल बैठे, 1929 में इसका रिफॉर्म देखना था, एग्ज़ामिन करना था। पर इसका एग्ज़ामिन हुआ 1 साल पहले ही। 1928 में साइमन कमीशन आया, उसने एग्ज़ामिन किया, अपनी रिपोर्ट दी। जो रिपोर्ट दी उससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी। कांग्रेस ने कहा हम इसको नहीं मानते। अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है भाई, इतने ही ज़्यादा लाड साहब हो रहे हो तो खुद अपना संविधान क्यों नहीं बना लेते, हमें दिखाओ कि तुम्हें कितनी योग्यता है। तो नेहरू जी को ये बात खटक गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, बना के दिखा देंगे, कोई बात नहीं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आज बना है उसी का एक छोटा रूप था ये। इसमें पहली बार फंडामेंटल राइट की बात की गई थी ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर। अभी नेहरू कौन थे? ये थे ये आपको देखने में कोई अंग्रेज़ों की फ़ोटो लग रही होगी, पर ये अंग्रेज़ नहीं थे। इनका नाम है मोतीलाल नेहरू और ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ये जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इन्होंने ये रिपोर्ट पेश की। अब इसी रिपोर्ट को 1931 के कराची सेशन में कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, हम फंडामेंटल राइट्स की रिपोर्ट को मान रहे हैं और ये हमारा एजेंडा शामिल हो गया अब। अच्छा, जो कराची सेशन था इसको होस्ट किसने किया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फंडामेंटल राइट क्या है? देखिए, भाग 3 में फंडामेंटल राइट का जिक्र है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये संविधान के भाग क्या होते हैं इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, ये वाली आप जाके कमेंट डिस्क्रिप्शन में भी है और जाके सर्च भी कर लेंगे तो भी मिल जाएगी। और ये अमेरिका के संविधान से इंस्पायर है। इसके ऊपर भी हमारे संविधान का कौन कौन सा भाग किस किस देश से लिया गया है, इसके ऊपर भी एक वीडियो है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। पता है तो आगे बढ़ जाइए, कोई बात नहीं। इनके फीचर्स क्या क्या हैं देखो। कुछ राइट तो सिर्फ भारतीय लोगों को हैं, नागरिकों को हैं। कुछ विदेशों को भी उपलब्ध हैं। विदेशों को उपलब्ध क्यों किए गए? देखिए, अगर कोई विदेशी भारत में आता है और इनके कोई अधिकार ही ना होते तो इन पे लोग अटैक करते, इन्हें लूट लेते, मार देते, तो कोई भारत में आना पसंद करता? आप भारत में किसे बुला रहे हो, उसकी सुरक्षा के लिए थोड़े राइट तो देने पड़ेंगे ना आपको उसको। दैट्स वाई कुछ राइट विदेशियों को भी उपलब्ध हैं। अच्छा, ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि आपके पास एक बार संविधान में लिख दिया तो ये राइट आ ही गए। आपको उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा। योग्य कैसे बनते हैं? देखिए, अगर आप भारत की आलोचना करते हैं, भारत के विभाजन की बात करते हैं कि भारत का सत्यानाश हो जाए, मैं तो चाहता हूँ भारत ख़त्म हो जाए, टुकड़ों में टूट जाए, तब आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिल सकते क्योंकि आपने क्वालिफाइड नहीं हो आप उसके लिए। और अगर राज्य चाहे तो आपके ऊपर रोक लगा सकता है फंडामेंटल राइट के यूज़ पर।
अच्छा, रोक लगाई सही लगाई या गलत लगाई, इसकी जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और डिफेंडेड ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, यही मैंने आपको हिंदी में भी बताया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये परमानेंट नहीं है, ये स्थायी नहीं है। इनको ख़त्म भी किया जा सकता है, इन्हें बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। अमेरिका में क्या है, जो फंडामेंटल राइट है ना तो उन्हें घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, पर घटा नहीं सकते। इंडिया में कुछ भी कर सकते हैं, इनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब ये सस्पेंड हो जाते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। 20 और 21 को ही क्यों छोड़ा? देखो, आर्टिकल 20 तो ये बोलता है आप किसी को भी ज़बरदस्ती पकड़वा कर उसे ये नहीं कह सकते कि कबूल तू ही गुनाहगार है। और आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 देता है जीवन जीने की सुरक्षा किसी को भी। तो आप ये दोनों ही अधिकार किसी भी स्थिति में छीन नहीं सकते। भाई, हमने अजमल कसाब तक को वो अधिकार दिए थे, तो आम भारतीयों को तो हम क्यों नहीं देंगे? एक और बात है, जब सैन्य शासन लगता है, मार्शल लॉ लगता है, तब ये अधिकार वैलिड नहीं रहते। कहीं पे सेना को कमाल संभालनी पड़ी, इतनी ज़्यादा स्थिति बिगड़ गई, सेना को आना पड़ा, तब आप समझ जाइए कि ठीक है, अब ये अधिकार आपके लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। दूसरा क्या है, अगर आप किसी आर्म्ड फोर्स के सदस्य हो, पुलिस के, आर्मी के या पैरामिलिट्री फोर्स के, तब आपके लिए ये आर्टिकल उपयोग में नहीं होते। क्यों? ये थे तेज बहादुर यादव जी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा देखो, मुझे बहुत बुरा खाना मिलता है, बहुत बुरी दाल मिलती है, और मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तो वीडियो बनाऊंगा और सबको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है। इन्हें अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि ये आर्म्ड फोर्स के थे। ये अधिकार इन्हें क्यों नहीं दिया गया? भाई, बोलनी की आज़ादी तो कम से कम देनी चाहिए। देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे ऐसा खाना मिल रहा है, ऐसी दाल मिल रही है, तो आप ये भी तो बताइए ना, आप रह कहाँ रहे हो? आप सियाचिन या बहुत ज़्यादा जंगली इलाकों में रह रहे हो, तो आप कैसे डिमांड कर सकते हो कि आपको बहुत अच्छा खाना मिले? किस तरह से राशन पहुँच रहा है? इस भी कंक्लूजन को आप हटा दें तो आप देश के सुरक्षा को एक थ्रेट पैदा कर रहे हो। विदेशियों को, पाकिस्तान, चाइना को पता लगेगा, ऑल राइट, इनको तो जो सैनिक हैं वो ही खुश नहीं हैं, तो एक काम करते हैं कि सैनिकों को ही बहलाते फुसलाते हैं पहले, उसके बाद इन पे हमला करना आसान बन जाएगा। तो देश को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको सैनिकों से अधिकार छीनने पड़े, और इसीलिए आर्टिकल फंडामेंटल राइट इन लोगों को, सैनिकों को उपलब्ध नहीं होते। अब आने वाले जितने भी मैं टॉपिक बोलूँगा उसमें मैं एक बात बोलूँगा, स्टेट ये कर सकता है, स्टेट लोग लगा सकता है, स्टेट संशोधन कर सकता है। उस राज्य, स्टेट का मतलब होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ऐसा मतलब नहीं होगा। स्टेट का क्या मतलब होगा? स्टेट का मतलब होगा ऐसी अथॉरिटी जो अपने बिहाफ पे कानून बना सकती है। वो कौन कौन सी हैं? तीनों तरह की सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला पंचायत। ये छवि राजावत हैं, भारत की सबसे युवा सरपंच थी, हैं, राजस्थान से हैं। और कौन सी हैं? वैधानिक और अवैधानिक संस्था, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। ये क्या होती हैं? देखिए, एलआईसी है, सरकारी कंपनी है, इसके लिए एक एक्ट पारित किया गया था, एक संशोधन लाया था, विधेयक लाया गया था संसद में। दूसरी तरफ जीएसटी है, इसको कोई संशोधन नहीं लाया था, बस एक ऑर्डर पास किया गया था। संशोधन मैं गलत बोल रहा हूँ, विधेयक, कोई भी विधेयक जीएसटी के लिए नहीं लाया गया था। अब देखिए, एलआईसी क्या है? एक संवैधानिक, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, क्योंकि वैधानिक अथॉरिटी है, क्योंकि इसके लिए एक नियम पारित किया गया है। और जीएसटी एक अवैधानिक अथॉरिटी है, क्योंकि इसके लिए कोई नियम पारित नहीं किया गया, कोई विधेयक संसद में नहीं लाया गया है। तो जो भी अथॉरिटीज़ संसद में कोई बिल लाके बनाई जाती हैं वो वैधानिक हो जाती हैं, स्टैट्यूटरी हो जाती हैं, और जो बिना बिल के सिर्फ ऑर्डर में पास की जाती है वो अवैधानिक होती हैं। ऐसी हर संस्था जिसको सरकार पैसा देती है, अगर आपका कॉलेज या स्कूल सरकार के पैसे से चलता है तो वो भी स्टेट कही जाएगी। आर्टिकल 12 में इसका मेंशन है। स्टेट में हर वो चीज़ आती है, बेसिकली पुलिस के हर कर्मचारी स्टेट हो जाता है, हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट हो जाता है। बहुत डीप डेफिनेशन है, पर एग्ज़ाम में इतना डीप नहीं पूछने वाले, सिर्फ आपसे बेसिक से आप पूछेंगे कि स्टेट की परिभाषा में कौन कौन आते हैं। अब राइट्स की बात करते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। पहले में क्या है? कानून के समक्ष समानता, ये है आर्टिकल 14 में। 15 में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन पे रोक है, भेदभाव पर रोक है। 16 पे अवसर की समानता दी गई है। 17 में छुआछूत का अंत है, और 18 में उपाधियों का, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? बेसिकली आर्टिकल 14 घुमा फिरा के एक ही बात बोलता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सब बराबर होंगे, किसी को
कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, किसी को कानून से ऊपर नहीं रखा जाएगा। किसी ने कोई अपराध किया है तो कानून के तरह सज़ा होगी, कोई अधिकारी है तो कानून के अनुसार ही अपना काम करेगा, किसी के पास मनमर्जी की शक्तियाँ नहीं होगी। ये सभी लोगों को उपलब्ध है। ये उन लोगों को भी उपलब्ध है जो लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन क्या होता है? जैसे कि बिजनेस कंपनियाँ, रिलायंस, टाटा, फॉर्च्यून, ये सब लीगल पर्सन्स हैं, कानूनी रूप से एक व्यक्ति हैं। बेसिकली ये बोलना चाहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। यहाँ पर एक पॉइंट याद करने का है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के ऊपर कई सारे सवाल आए हैं, इसलिए मैंने स्लाइड को ऐड किया है। इसका क्या मतलब होता है रूल ऑफ लॉ का? देखो, कानून का शासन होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे शाहजहाँ ने हाथ कटवा दिए थे 40,000 लोगों के, भाई कटवाए थे नहीं कटवाए थे डजेंट मैटर, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो। तो इस तरह से मोदी जी ये नहीं कह सकते ऑल राइट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, बहुत अच्छा बनाया तो ठीक है, इन सब के हाथ काट दो। नहीं, आपको सबको एज अ लॉ ट्रीट करना पड़ेगा। जो हमने कानून बना रखे हैं उन कानून के हिसाब से आपको चल के एक्शन लेने होंगे। कोई किसी के पास मन मर्जी करने की शक्ति नहीं होगी। बस बेसिक बात ये है। अच्छा, ऐसा होता है फिर? बिल्कुल होता है। देखो, 2015 में क्या हुआ, नेपाल की दो औरतों के साथ, दो लेडीज़ के साथ दिल्ली में रेप किया गया था। जिन लोगों ने रेप किया था पुलिस ने उनको गिरफ़्तार नहीं किया, ना उनको जेल में सज़ा हुई। वो छूट गए और वापस से फ़्लाइट में यात्रा करते हुए बाहर चले गए। क्यों? क्योंकि वो सऊदी अरेबिया के राजदूत थे। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आर्टिकल 14 से छूट दी गई है। अब वो छूट क्यों दी गई है उसके बहुत सारे कारण हैं, पर हमें बस इतना याद रखना है कि ऐसा नहीं है आर्टिकल सबको उपलब्ध है। आर्टिकल 14 के कोई एक्सेप्शंस भी हैं, अंतर्विरोध भी होता है। हर आर्टिकल के साथ, हर मूलभूत अधिकार के साथ ऐसी बात है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? भेदभाव पर रोक है, डिस्क्रिमिनेशन पे बैन किया गया है। किस आधार पर? देखो, आपका धर्म क्या है, आपकी रेस, आपकी नस्ल क्या है, आप गोरे हो, काले हो, साउथ इंडिया के लगते हो या पहाड़ी लगते हो, आपकी जाति क्या है, भाई आप राजपूत हो, आप धीमान हो, आप बनिए हो, आप जैन हो, जैन तो धर्म हो गया, या कोई भी आपकी जाति है, आपका सेक्स क्या है, आपका लिंग क्या है, पुरुष हो, फीमेल हो, या फिर आप ट्रांसजेंडर हो, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आप भारत में कहाँ पैदा हुए हो। इन 5 आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता राज्य। प्राइवेट लोग कर सकते हैं, ये बात राज्य के लिए की गई है कि स्टेट नहीं करेगा। स्टेट का मतलब क्या है? वही जो मैंने आपको अभी बताया था। इसका कोई एक्सेप्शंस हैं? बिल्कुल है। EWS, OBC, SC ST का रिजर्वेशन। क्या EWS तो सामाजिक और आर्थिक आधार पर है। OBC और ST का जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 15 का साफ साफ वॉयलेशन करता है, पर यह देना ज़रूरी था क्योंकि हमें कुछ जातियों को बाहर लेकर आना था। देखो, आरक्षण जाति के आधार पर ही तो मिलता है, और आर्टिकल 15 में लिखा है जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, पर यह तो हो रहा है क्योंकि हमें जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनको फ्रंट में लेके आना था, उनको थोड़ा आगे लेके आना था। इसी तरह महिलाओं को पंचायतों में जो लोकल गवर्नमेंट है 33% का आरक्षण मिलता है। किसके आधार पर? उनके सेक्स के आधार पर, जो उनका लिंग है। यह भी आर्टिकल 15 का वॉयलेशन देखता है, पर इज इज़ वैलिड। अच्छा, 5 आधार पर तो भेदभाव हो सकता है क्या? इन 5 आधार पर तो भेदभाव नहीं हो सकता, पर और आधार पर हो सकता है भेदभाव? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जब आप IPS का फॉर्म भरते हैं UPSC का, तो उसमें लिखा रहता है अगर आपको IPS बनना है तो पुरुष हो तो इतनी हाइट होनी चाहिए, महिला हो तो इतनी हाइट होनी चाहिए। ये एक शारीरिक आधार पर भेदभाव किया गया है, और वेल ये ज़रूरी भी है क्योंकि संविधान सिर्फ 5 आधार पर ही भेदभाव करने से मना करता है। अगर स्टेट चाहे तो किसी और आधार पर, शिक्षा के आधार पर, शारीरिक योग्यता के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर भी आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। ये सबको पता है, इसका वॉयलेशन होता है। आरक्षण जाति के आधार पर मिलता है, और इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है ही नहीं क्योंकि ये सभी को पता है, सब की समानता है, पर इसका एक एक्सेप्शंस भी है। पर इसमें जो पॉइंट याद करने का है वो ये है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 6 आधार पर राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। पर OBC, SC ST और EWS रिजर्वेशन, अगेन ये सामाजिक और आर्थिक आधार पर है, इसमें ये भेदभाव होता है। भेदभाव करना जरूरी भी था। पिछड़ी जाति अगर आगे नहीं आती तो देश का विकास कैसे हो पाता।
आर्टिकल 17 क्या बोलता है? छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी, इसका अंत किया जाएगा। वेल देखिए, अनटचेबिलिटी सबको पता है छुआछूत क्या होती है, कि जो छोटी कास्ट के लोग थे उनको अपने से दूर रखा जाता था। इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट ने इसको क्लेरिफाई किया था और बताया था कि देखो, अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको टच करने से मना कर दिया कि देखो मैं तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तो आप चले गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई साहब मेरे तो आर्टिकल 17 का वोलेशन हुआ है, इसने मुझे छूने से मना कर दिया। ये अनटचेबिलिटी नहीं हुई। अगर मैं किसी को इसलिए हाथ नहीं लगाता क्योंकि वो एक छोटी कास्ट का है, उसके जाति के आधार पर, उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर मैं उसे अपने से दूर रखना चाहता हूँ, तब आर्टिकल 17 का वोलेशन होता है। जो परंपरा बना दी गई है उसके आधार पर, ना कि जो मैं सोचता हूँ उसके आधार पर। देखिए, यह अमुआ हाजी, इनकी क्या विशेषता है? इनकी विशेषता ये है कि 60 से ज़्यादा साल से नहाए नहीं है और कुछ भी नहीं, इन्होंने साफ़ सफाई कुछ नहीं रखी। अगर मैं इनको टच करने से मना करूँ या इनके पास बैठने से मना करूँ, तो मेरे पास एक वैलिड रीज़न है, मुझे अपनी हेल्थ को लेके डाउट है कि मैं इनके पास बैठकर तो बीमार हो जाऊँगा, तो उस समय आर्टिकल 17 का वोलेशन नहीं है। वोलेशन कब है? जब मैं इन लोगों को टच करने से, इन लोगों के पास बैठने से मना करता हूँ। ये कौन है? ये वो छोटी कास्ट के लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं और इनको समाज में बहुत नीचे दर्जे का माना जाता है। तब आर्टिकल 17 का वोलेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। उपाधियों का अंत किया गया है। अबोलिशंस ऑफ टाइटल्स, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। राज्य ना तो किसी को उपाधि दे सकते हैं और भारतीय ना किसी से उपाधि ले सकते हैं। इस पूरे आर्टिकल को आप इस 3 पॉइंट में याद रख सकते हैं। उपाधियों का अंत है, राज्य किसी को दे नहीं सकते और भारतीय किसी से ले नहीं सकते। तो ये क्या है? भारत रत्न दिए जाते हैं, पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये क्यों मिलते हैं फिर? देखिए, ये उपाधियाँ नहीं हैं, ये उपहार हैं। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लेरिफाई किया था कि जो ये पद्म पुरस्कार और भारत रत्न मिलते हैं, ये करेक्ट है, ये उपाधियाँ नहीं होती। इसीलिए कि जिसको भी पुरस्कार दिया जाता है, भारत रत्न हो या पद्म पुरस्कार हो, वो अपने नाम के सामने इनका यूज़ नहीं करता। कभी आपने देखा है लिखा हुआ भारत रत्न सचिन तेंदुलकर? ये नाम के सामने यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो संविधान है इसकी अनुमति देता ही नहीं है। कुछ लोग लिखते हैं, वो अज्ञानी होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन नाम की क्या चीज़ है। और ये पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जा सके। जैसे कि ये हैं तुलसी गौड़ा सर, तुलसी गौड़ा मैम। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपने बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। इन्हें इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं जंगल की। तो इन जैसे लोगों को तो आपको अप्रिशिएट करना होगा ना, इन जैसे लोगों को आपको दिखा, सोसाइटी के सामने लाना होगा, ताकि जो ऐसे लोग हैं पेड़ काटने वाले, उनसे इन लोगों का डिफरेंस पता लग सके कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और यही इस वीडियो का एंड। नेक्स्ट वीडियो हो गया आर्टिकल 19 के बारे में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और प्लीज़ स्टडी एंड प्लीज़ बी सेफ़।